संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में भी 3 पेपर है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और दोनों में थर्ड तीन पेपर चलते थे, वैसे ही बीएससी थर्ड ईयर या बीएससी फाइनल ईयर के अंदर भी 3 पेपर है। तो सबसे पहले जो अपना पेपर है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सेकंड जो पेपर है वो है इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। थर्ड जो पेपर है वो है एप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिक्स। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसा ही एक पेपर था अपने बीएससी सेकंड ईयर के अंदर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। सेम वही है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, वहां तो अपन किसके बारे में पढ़े थे? नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे एक सिमिलर फाइलम आता है सबसे पहले, जो है जो मैंने बताया था उसको प्री कोऑर्डिनेट्स के नाम से। किसके नाम से बताया था? प्री कोऑर्डिनेट्स के नाम से। ठीक है, तो प्री कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो प्री कोऑर्डिनेट्स है, ये फाइलम कौन सा था और इसको प्री कोऑर्डिनेट्स क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया था प्री कोऑर्डिनेट्स, जब अपन सेकंड ईयर में थे तो मैंने बताया था कि प्री कोऑर्डिनेट्स ऐसा फाइलम होता है जिसके अंदर नॉन कोऑर्डिनेट्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और कोऑर्डिनेट्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। वही क्या कहलाता है? प्री कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। यानी कि इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी जो होती है वो ही प्री कोऑर्डिनेट्स, या अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्री कोऑर्डिनेट्स से पहले के जो कैरेक्टर होते हैं वो किस में आते हैं? प्री कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्त, अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें अपन बात की प्री कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ये है क्या? तो अपन बात करते हैं यहाँ पे इनवर्टिब्रेट। सेकंड ईयर में, लेकिन मैंने कहा था कि सेकंड ईयर में इनवर्टिब्रेट चलता है, वहीं पे फाइनल में वर्टिब्रेट चलता है, जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट्स। यानी कि जिनमें रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनके स्केलेटन जो होता है उसके अंदर रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व सिस्टम पाया जाता है और नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वही क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि ऐसा एनिमल जिसमें उस एनिमल को अपन कोऑर्डिनेट्स में रखते हैं जिसके अंदर ये 3 एफिनिटी पाई जाती है। पहला नर्व कॉर्ड या नर्व कॉर्ड, दूसरा डोर्सल ट्यूबुलर नर्व सिस्टम, तो अपन बात कर रहे थे एनिमल के अंदर कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं जिनको कोऑर्डिनेट्स के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे उनमें सबसे पहला जो आता है नर्व कॉर्ड होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरा डोर्सल ट्यूबुलर नर्व सिस्टम होना चाहिए, और थर्ड है नर्व कोड, और थर्ड है वर्टिब्रल कॉलम। ये तीन कैरेक्टर जिस एनिमल में होता है वो कौन से किंगडम में आता है? वो आता है कॉर्डेट्स किंगडम में आता है, ठीक है। अब सेकंड पेपर बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी अपन जानते हैं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट बायोलॉजी, पर्यावरण, इवोल्यूशन, उद विकास, कैसे एनिमल्सों का उद विकास हुआ। एनवायरमेंट बायोलॉजी, एनवायरमेंट के बारे में, वातावरण कैसा है अपने आसपास का। इकोलॉजी, यहाँ की पारिस्थितिकी कैसी है। थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोसिस्टम बायोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी का मतलब यहाँ पे है कि अपन एनवायरमेंट से क्या सीखते हैं। एक तो इनेट बिहेवियर होता है और एक होता है अडेप्ट बिहेवियर। एक तो कौन सा होता है इनेट बिहेवियर और एक होता है अडेप्ट बिहेवियर। यानी कि इनेट तो किसे कहेंगे? इनेट बिहेवियर, इनेट बिहेवियर जो अपने अंदर जन्मजात होता है, ठीक है। और एक अडेप्ट, जो अपन अडेप्ट करते हैं, जो अपन एनवायरनमेंट से सीखते हैं, इकोलॉजी से सीखते हैं, वही क्या होता है? अडेप्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। इथोलॉजी, अपना खुद का स्वभाव कैसा है, हावभाव कैसा है, अपना खुद का व्यवहार कैसा होता है। तो इथोलॉजी से क्या तात्पर्य है? जैसे कोई किसी को कुछ कहे और वो उसके रेस्पॉन्स में कुछ कहे, वही क्या है उसकी इथोलॉजी, वही क्या है उसका व्यवहार है। जैसे अपन किसी को आवाज देते हैं और वो मुड़ के देखता है, वो उसका क्या है? इथोलॉजी, उसका रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स ही क्या कहलाता है? उसका व्यवहार। तो अपन क्या सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी एनिमल का स्टिम्युलस ग्रहण करके, किसी एनिमल्स का स्टिम्युलस ग्रहण करके प्रतिरूप में किसी उसके विपरीत या उसके अनुकूल कोई व्यवहार प्रदर्शित करता हो। जैसे कि किसी एनिमल्स को अपन क्या करते हैं? आवाज देते हैं, साउंड देते हैं, तो वो क्या करेगा? उसके प्रति क्या करेगा? रेस्पॉन्स देगा। तो वो रेस्पॉन्स ही क्या है? वो रेस्पॉन्स इसका क्या है? इथोलॉजी है, ठीक है। और आगे अपन डिटेल से बढ़ेंगे। सबसे पहले और अपन यही पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा पेपर? अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी, इसके बारे में, इसमें एनवायरनमेंट में काम लिया जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसका औसत मान निकालने के लिए, ठीक है। और डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन उसको। तो सबसे पहले अपन कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं? अप्लाइड जूलॉजी एंड इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है अपने जूलॉजी। जो थर्ड पेपर है उसके सेक्शन तीन बांटे गए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब अपन क्या करते हैं? मैंने कल उसमें सेकेंड ईयर में बताया था आपको कि जो अपने सेक्शन बटे हुए होते हैं वो अलग अलग चैप्टर से होते हैं, और उनमें से अपने अगर आधा आधा पोर्शन भी तैयार करें तो अपना आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। इस पेपर में अपन को पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा,
सेक्शन ए भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन बी भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और सेक्शन सी भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन ए यहां पे डिवाइड कर दिया उसको अप्लाइड जूलॉजी में, ठीक है। वही सेक्शन बी को अप्लाइड कर दिया उन्होंने इथोलॉजी में, और सेक्शन सी को डाल दिया उन्होंने बायोस्टैटिक्स में। तो इन सभी को एग्जाम के बेस पे देखे हैं तो हमको सेक्शन ए भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन बी भी और सेक्शन सी भी। तो इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते कि कोई शॉर्टकट की निकाल सके कि नहीं सर सेक्शन ए पास नहीं करूंगा, सेक्शन बी पास कर लूंगा। तो सेक्शन बी पास कर लेगा लेकिन सेक्शन ए भी इसमें आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें सेक्शन ए के अंदर जो दे रखा है वो क्या है, अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर अप्लाइड जूलॉजी में जो अपना आता है वो कल्चर फॉर्मेशन, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अपन कुछ एनिमल्स का कल्चर करके अपने इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं और एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है अपने वो आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी वर्म लाइक कर्मियों का कल्चर करना। तो कर्मी में क्या आता है अपने ऐसा कोई कर्मी है जो अपन उसका कल्चर करे और वो एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा सहयोग दे, है क्या ऐसा कुछ है? अर्थवर्म, कौन से फाइलम का है? एनेलिडा फाइलम का है। एनेलिडा में क्यों? एक तो इसकी वर्म लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरी इसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड, ठीक है। इसीलिए इसको किसमें रखा गया है, एनेलिडा फाइलम में, ठीक है। तो अर्थवर्म का कल्चर करना ही क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन आज। तो पहले अर्थवर्म का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। फाइलम मैंने बताया अभी क्या है, एनेलिडा। फाइलम के बाद में क्या आता है, ऑर्डर या क्लास? क्लास है ओलिगोकीट, ओलिगोकीटा। ऑर्डर है ओपिस्टोपॉस, ओपिस्टोपोरा ऑर्डर है। फैमिली है इसकी मेगा स्कोलोडे, मेगा स्कोलोडे। जीनस आइसेनिया, और जीनस के बाद क्या आता है क्या कुछ, यही आते हैं। जीनस के बाद आती है स्पीसीज, याद है। और स्पीसीज को कैसे लिखते हैं, कैपिटल वर्ड से या स्मॉल वर्ड से? स्मॉल से। फैटिडा वो आएगा ये, आइसेनिया फटिडा, या इसको आइसेनिया फिटिडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आते हैं। अब बात करते हैं वर्मी कल्चर अपने लिए कैसे महत्वपूर्ण है।
तो कुछ औषधियों की बात हो जाए पहले। ये एनिमल वर्मी कल्चर में अपन किसके लिए पढ़ते हैं? अर्थवॉर्म के लिए। तो जो ये अर्थवॉर्म है इसको कुछ दवाइयों में भी यूज लेते हैं, और वो दवाई कैसे लेते हैं, जैसे कि अपने पथरी हो जाती है ना, उसमें भी इसकी दवाई बनाने में काम में लेते हैं। जो गठिया भाई घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द जो होता है उसमें भी इसको दवाई बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है। और दूसरा ये जो है इसको फूड के रूप में भी प्रिपेयर करते हैं। कुछ ऐसे आदिवासी लोग होते हैं जिसको फूड के रूप में भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा इसको अपन और दूसरा नाम से जो इसका दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? अर्थवॉर्म को अपन लोकल लैंग्वेज में भी कुछ कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सुना है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का दोस्त। किसे कहते हैं? अर्थवॉर्म को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक खाद बनाता है जो रासायनिक, जो अपन केमिकल युक्त जो खाद लाते हैं उससे भी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, उपजाऊ होती है। और उसमें जो उनका केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और एक और होती है क्या? कार्बन। ये चारों ही बहुतायत मात्रा में मिलती है, जो पेड़ पौधों को जल्दी उसके पत्ते, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स इनको जलने नहीं देती और एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है। ठीक है। और इसके द्वारा जो बनाई गई जो खाद होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। जो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? वर्मी कास्टिंग या कंपोस्टिंग। ठीक है। ये दो प्रोसेस एक ही है, या तो वर्मी कास्टिंग कह लो या वर्मी कंपोस्टिंग कह लो। उस प्रोसेस के रूप में ये दो एक खाद बनाता है जिसको बोलते हैं वर्म कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती है खेतों में। अब इसमें होता क्या है, तो अपन सबसे पहले कहते हैं सर ये प्रोसेस जो कैसे चलती है वो देखो। इसका क्लासिफिकेशन देख लेना एक बार और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्म कास्टिंग। तो वर्म कास्टिंग में क्या होता है? अर्थवॉर्म को क्या चाहिए? कुछ कार्बनिक पदार्थ चाहिए, जैसे कार्बनिक वेस्टेज है, अब ये कार्बनिक वेस्ट क्या होते हैं? या तो अपने किचन से निकलने वाले कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे खाने के टुकड़े हुए, आचार हुआ, कुछ अंडों का जो कवर आता है वो, अंडे की छिलके हुए, वो सभी क्या आते हैं? कार्बनिक कंपोस्ट में आते हैं, वेस्टिंग में आते हैं। और साथ ही जो अपने एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ होता है, जैसे गोबर हुआ, उनका भी इसमें उपयोग लिया जाता है। तो इनको अपन एक साथ इकट्ठे करते हैं ह्यूमस के, यानी कि जो मिट्टी होती है, अपनी जो परत मिट्टी होती है उस पे एक परत बना लो या एक खड्डा बना लो। ठीक है। उसके नीचे तो अपन क्या करते हैं, जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट होता है जो गांव और शहरों को साफ करने के लिए वहां से कचरा इकट्ठा करते हैं और उनको उनमें से जैसे लोहा हुआ, आयरन, प्लास्टिक, जो भी कुछ भी है उनको तो अलग कर लिया जाता है और जो बाकी का जो कचरा बचता है उसको जला दिया जाता है। जो जला हुआ वेस्ट पार्ट होता है वो उसको लाकर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसकी एक लेयर बनाते हैं। कितनी मोटी होती है ये होती है 3 इंच मोटी होती है।
इस 3 इंच मोटी परत के ऊपर अपन क्या करते हैं, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बनिक पदार्थ, जिसमें खाद्य पदार्थ ये कुछ भी हुआ, उसकी 3 इंच मोटी परत बनाते हैं। और उस 3 इंच मोटी परत में ही अपन क्या करते हैं, अपने आइसेनिया फटीडा को डालते हैं। आइसेनिया फटीडा वो रेड वर्म भी कहते हैं, लाल केचुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको डालते हैं। अब उसकी जो मैनेजमेंट होता है, इसकी क्वांटिटी जो होती है, वो यानी कि कितने एनिमल अपन को चाहिए होते हैं, तो अपन कह रहे हैं जो अगर अपने किचन से 6 पाउंड वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो उसके लिए 3 एनिमल या 3 अर्थवॉर्म उसके लिए प्रॉपर होते हैं, जो उसका वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो 3 एनिमल है, ये 6 मंथ में अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डबल कर लेते हैं, अपनी समष्टि को डबल कर लेते हैं। समष्टि का मतलब अपनी समुदाय को डबल करके, यानी कि 3 से कितने हो जाएंगे, 6। ये हो जाएगा क्या? नहीं। प्रत्येक एनिमल द्विलिंगी होता है, यानी कि उनमें एक ही एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। जो और पर ईच वन एनिमल 3 से 10 एनिमल का फॉर्मेशन करता है एक बार में, ठीक है। तो कितने जाएंगे, अगर अपन 6 भी माने तो 3 से कितने जाएंगे, 18, यानी कि इससे 3 गुना अधिक, 6 गुना अधिक हो जाएंगे, जो अपनी समष्टि को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई वर्मी कंपोस्ट की बात। अब अपन इसको आगे कैसे, तो ये इसके और क्या फायदे हैं, तो ये होता है सॉइल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब कार्बनिक वेस्ट के साथ साथ कुछ ये धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन भी करता है और सॉइल की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है। उपजाऊ क्षमता को क्यों, क्योंकि ये जो आइसेनिया फटीडा है वो सरफेस के ज्यादा अंदर नहीं रह सकता, यानी कि जहां पे वायवीय क्षेत्र ज्यादा होता है मिट्टी का, उसी में ये एक्टिव रहता है। और एक्टिव रहने के लिए जो इसका एनवायरनमेंट चाहिए वो कैसा होता है, 40 डिग्री से 80 डिग्री फेराडे के अंदर इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरा जो इसकी पीएच है वो होनी चाहिए 6.5 टू 7.0 पीएच। अगर इससे कम या इससे ज्यादा होती है, या तो इससे ज्यादा क्षारीय होगी तो भी इनएक्टिव हो जाएगा, और इससे ज्यादा अम्लीय होगी तो भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये इसकी एक्टिव फेज होती है, इससे ज्यादा इसका एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें ये एक्टिव रहता है, ठीक है। और इसी में ही क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट को बनाने के साथ साथ उसमें मिट्टी के अंदर क्या होता है, नीचे ऊपर होता रहता है, जिससे छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, जिनमें से जल अगर अपन बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल फॉर्मेशन में अपन ये कैसे हैं बेनिफिशियल होते हैं, तो इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 से 4 इंच। जिससे क्या करते हैं, जो भूमि होती है उसके अंदर जाते हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ये कुछ ह्यूमस के नीचे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस के नीचे तक पहुंचने के कारण इनमें जो ऊपर जो मिट्टी या जो भी वाटर होता है, उपजाऊ मिट्टी या जो भी वाटर होता है, वो इन छिद्रों के माध्यम से कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है, जिससे मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही आगे जो है अपने वो है फूड फॉर अर्थ।
अपन ये टॉपिक लिख देते हैं। सबसे पहले क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे बनाता है ये मैं बता दिया। अब अगला है फूड ऑफ अर्थवॉर्म, फूड फॉर अर्थवॉर्म। फूड फॉर अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कैसे फूड की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं कि इनको सड़े गले पदार्थ जैसे किचन से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ या कागज के कोई भी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो डिग्रेडेबल हो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल हो, जिनका अपघटन होता हो, वही। दूसरा, ये इन अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कुछ माइक्रोब्स का भी भोजन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिकम्पोजर कहते हैं। तो अर्थवॉर्म कैसा होता है, सेकेंडरी डिकम्पोजर होता है, जो सेकेंड लेवल पे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे कौन करता है, कुछ वायरस भी है, कोरोना वायरस में समझ रहे इसको, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसका अपघटन करते हैं कार्बनिक पदार्थों का। साथ ही ये इन सभी के, जैसे कार्बनिक वेस्ट प्रोडक्ट हुआ या कुछ जो कागज होते हैं उनके अलावा ये क्या करता है, ई कोलाई का भी क्या करता है, भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो सबसे मोस्ट बात क्या है इसकी, कि ये एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनका भी ये क्या करता है, अपघटन करता है या उनको प्रिफर करता है भोजन के रूप में, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है अपना वो है अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स में क्या कहा कि ये सेकेंडरी डिकम्पोजर के रूप में होता है। क्यों, क्योंकि ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सभी का क्या करता है, इन सभी को भी भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है, इसीलिए ये सेकेंडरी डिकम्पोजर कहलाता है। जबकि प्राइमरी कंपोजर कौन से, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। और साथ ही ये इकोलाई को भी क्या करता है, एनवायरनमेंट से खुद इसका भक्षण करता है, इसीलिए ये एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाने में भी बेनिफिशियल होता है। ये तो इसके बेनिफिशियल बातें, ठीक है। ये कैसे कैसे क्या करता है, तो सबसे पहले ये सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थों को खाता है जो अपने लिए कुछ भी यूजेबल नहीं होता, ठीक है। तीसरा, ये माइक्रोब्स को भी क्या करता है, एनवायरनमेंट से हानिकारक माइक्रोब्स को भी हटाता है, ठीक है। अब अपने वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले अर्थवॉर्म का क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए कि इसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं अपने वर्मी कल्चर के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो वर्मी कल्चर प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, नेसेसरी ऑफ necessary material, necessary material for वर्मी कल्चर, यानी कि वर्मी कल्चर के लिए अपने को नेसेसरी मटेरियल क्या चाहिए होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आधुनिक पद्धति के अकॉर्डिंग अपन वर्मी कल्चर करें जिसमें अपने को बहुत उच्च लेवल के कुछ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने बस अपन को अर्थवॉर्म चाहिए,
ठीक है, अर्थवॉर्म चाहिए और ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो अर्थवॉर्म को ही लेकर अपन वर्मी कल्चर कर सकते हैं। साथ ही अगर अपन कुछ थोड़ा लेवल बढ़ा सके तो उनके लिए लकड़ी के डिब्बे या बॉक्स बना लो, उनमें इनका वर्मी कल्चर कर सकते हैं, या अपनी भूमि में भी कुछ गड्ढे वगैरह बना के उनमें भी इनका कल्चर कर सकते हैं। साथ ही सतह पे भी इनका कल्चर कर सकते हैं। तो अपन को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। कार्बनिक मटेरियल चाहिए होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कार्बनिक वेस्ट मटेरियल। अभी कार्बनिक में वेस्ट मटेरियल कहाँ मिलेगी? अपन को किचन से मिल जाएंगे, अपने जो एनिमल्स अपन जो पालतू पशु रखते हैं उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे यूजेबल है। ठीक है, साथ ही ऐसे जो कैफे वगैरह चलते हैं वहां पे चाय के कप गिलास जो होते हैं कागज के बने हुए वो ऐसे, यानी कि जो भी बायोडिग्रेडेबल हो, जो भी कैसे हो बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट जो भी है वो सब इसके लिए नेसेसरी मटेरियल है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होगा वो उनसे अपन वर्मी कल्चर के अकॉर्डिंग वर्म कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब है अगला टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ द क्वांटिटी। of the quantity of earthworm। तो अपन इसका मैनेजमेंट कैसे करें? ठीक, इसका मैनेजमेंट करने के लिए अपन को कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ये है कि जो अपन इसको वेस्ट मटेरियल देते हैं उनकी जो मात्रा है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा होगी तो उससे ह्यूमस में प्रॉब्लम आती है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का आती है क्योंकि जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग कहां देते हैं? इन वेस्ट मटेरियल पे ही देते हैं, जिससे उनमें उनके जो लार्वा बाहर निकलते हैं, जो लार्वा बाहर निकलते हैं वो अर्थवॉर्म को वर्मी कंपोस्ट बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए एक तो इनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर ज्यादा हो गई तो अपन को कुछ समय के लिए वेस्ट मटेरियल उनको देने की जरूरत नहीं है, जिससे वो अपनी उस वेस्ट मटेरियल को आसानी से प्रिपेयर करके वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लेगा, और उनको बहुत है तो उनमें मात्रा पहले से उपलब्ध है तो और देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, उसमें समय ज्यादा लगेगा। जैसे अपन अभी मैंने बात की थी कि 6 पाउंड वेस्ट मटेरियल को वर्मी कंपोस्ट में चेंज करने के लिए उनके कितने एनिमल्स की आवश्यकता पड़ती है? 3 पाउंड एनिमल्स की 3 पाउंड एनिमल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर अपन बात करें, अपने पास 3 पाउंड एनिमल है और उनको अपन ने 12 पाउंड वेस्ट मटेरियल दे दिया। ठीक है, तो अपन ने कितना ज्यादा दे दिया? जस्ट डबल दे दिया ना। तो अपन को उतने दिन, जैसे कि अपन बात करते हैं 4 या 6 महीने में ही क्या करता है 4 या 6 महीने में वर्मी कंपोस्ट बना के तैयार कर देता है। तो 3 पाउंड एनिमल 6 पाउंड वेस्ट मटेरियल को वर्मी कंपोस्ट में चेंज करने के लिए 6 महीने ले रहा है। ठीक है, तो 12 पाउंड को लेने के लिए उससे डबल लेगा क्या? नहीं, मैंने अभी क्या कहा था कि ये 6 महीने में अपनी समष्टि डबल कर देता है। तो अपन को 9 महीने, यानी कि 6 महीने तो ये और 9 महीने, क्योंकि वो डबल कर देगा ना तो उसका आधा हो जाएगा। तो 9 महीने उनको कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन ने डबल कर दिया ना, इसलिए। और अगर डबल कर देते हैं तो उनमें से स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, जिससे भी एनिमल जो अर्थवॉर्म होते हैं
वो धीरे धीरे या नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको अपन को वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में नहीं देना। और मैनेजमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अर्थवॉर्म के अंदर जो है मेन बात वो है ये है कि ये अपनी समष्टि को 120 दिन से 150 दिन में डबल कर लेते हैं, और जो 6 महीने में ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो 6 महीने में ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसको 6 महीने बाद यानी कि अपनी समष्टि को बढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट को डबल करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि 6 महीने में अगर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे थे 15 केजी, तो 6 महीने बाद ही क्या करने लग जाएंगे, 30 केजी की वर्मी कंपोस्ट तैयार करने लग जाएंगे। इतने इनकी कैपेबल एक्टिविटी होती है। अब है ये इनका एक जो मेन वर्क है वो क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी साफ करते हैं। ये तो अपन ने कहा, ठीक है। तो कैसे, अपन कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्टेज। अब ये सॉलिड वेस्टेज क्या है, सॉलिड को ये कैसे करेगा कि अभी अपन ने बात किया था कि बायोडिग्रेडेबल जो होंगे उनको ही अपन इनके फूड के रूप में प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अपने सुना है, अपन देखते हैं कि अपने जो आसपास शहर गांव या म्युनिसिपल जो है नगर पालिका नगर निगम है, वहां की कुछ एनजीओ या वहां के कर्मचारी अपने घर पे ई वेस्ट लेने आते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बनिक हुआ, नाइट्रोजन हुआ, या अपने किचन से निकलने वाला हो, या कुछ भी किसी भी प्रकार का वेस्ट होता है, अपन क्या करते हैं उसमें डालते हैं। अब आजकल अपन ने देखा होगा कि जो गीले होते हैं, जो गीला जो किचन से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अलग लेके जाते हैं, और जो सूखा होता है उसको अलग लेके जाते हैं। ठीक है, उन सभी को लेकर वो बड़े एरिया के अंदर पहुंचते हैं, और बड़े एरिया में उनमें से ऐसे के प्रोडक्ट्स को बाहर या वेस्ट डस्ट को बाहर निकालते हैं, जैसे आयरन हुआ, कुछ भी प्लास्टिक हुआ। सॉलिड जो डस्ट होता है, सॉलिड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनको क्या कर लेते हैं, वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट बचता है उसको क्या कर देते हैं, वो जला देते हैं। जलाने के बाद उससे जो मृदा निकलती है, जो सॉइल होती है, उसको ये अर्थवॉर्म या वर्मी कल्चर के रूप में कल्चर जहां किया जाता है, वहां पे परत बनाने में, जो सबसे नीचे की परत होती है वो बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, वर्मी कल्चर यहाँ पे अगर अपना जो अर्थवॉर्म होता है वो धीरे धीरे मिट्टी की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, और ये जो जला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट की जो सॉइल्स होती है वो क्या करती है, इनके अंदर चली जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिनसे सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे की जो बात करते हैं वो है कि अपन कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, या कंपोस्ट खाद बनाने की ये जो विधि होती है वो क्या करें, वो कैसी होती है। तो अपन कंपोस्ट बनाने की जो विधि या मेथड होता है, method of compost preparation। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें सबसे पहले अपन को एक खड्डा तैयार करना होता है। उस खड्डे की जगह अपन सतह भी तैयार कर सकते हैं, या छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, एक खड्डा बना लेते हैं अपन। अब ये खड्डा जो बनता है वो कैसे बना सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई होती है, जो ब्रीथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 8 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 3 फीट इसकी गहराई ड्रिफ्ट होनी चाहिए, और लंबाई जो लेंथ होती है वो 10 फीट होनी चाहिए।
ब्रेथ, विड्थ और लेंथ। ठीक है, ये होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये तैयार कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 3 इंच मोटी अपन जो म्युनिसिपल जो वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट की जो मिट्टी, जो म्युनिसिपल वेस्ट कौन सा बताया था मैंने अभी, जो अपन घरों से जो कचरा एकत्रित करके लेके जाते हैं, उसको जलाने के बाद जो मिट्टी या जो राख बनती है उसकी परत बनाते हैं, उसके ऊपर एनिमल, डग ऑफ एनिमल, पशुओं का गोबर, और उसके ऊपर सड़े गले पत्ते, जो भी कार्बनिक वेस्ट जो अपन से किचन से निकलने वाले जो कचरा होता है, वो सड़े गले पत्ते, घास वगैरह डाल देते हैं, और उसके ऊपर कुछ नहीं डालते। ठीक है, अब इसको ह्यूमस या इम्यूनिटी मॉइस्चराइज बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ भी लगा देते हैं, जिससे इस पे सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं गिरता और इसकी जो मॉइस्चराइजेशन है वो खत्म नहीं होता, और बार बार इस पे क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते रहते हैं। ठीक है, बस यही इसका मेथड है, मेथड ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहले म्युनिसिपल वेस्ट की 3 इंच मोटी लेयर बनाते हैं, साथ ही 3 इंच मोटी जो एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डाला जाता है, उसके ऊपर किचन वेस्ट डाला जाता है। फिर इनको हम हर 15 दिन या 20 दिन पे अपन क्या करते हैं, अपन एक दांतेनुमा औजार होता है इस टाइप का, इससे इसको उल्ट पुल्ट कर दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है। जो नीचे का पार्ट होता है उसको ऊपर, और ऊपर का पार्ट होता है उसको नीचे, जिससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म होता है उसकी क्रिया करने की या एक वर्क करने की एक्टिविटी डबल हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें वायु या एयर जो होती है वो प्रवेश करती है, और एयर मिलने पर अर्थवॉर्म ज्यादा एक्टिव रहता है। अगला जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट करने के लिए अब अपन कौन से एनिमल्स की बात कर रहे थे, आइसेनिया, फर्टिडा। ठीक है, इसके साथ ही यहां पे अपने इंडिया के अंदर और एनिमल्स होते हैं, और स्पीसीज होती है, वो कौन कौन सी होती है, प्रियोनिक्स एक्सकेउटा। ठीक है, ये इंडिया की स्पीसीज है। इस इंडियन स्पीसीज से अपने यहाँ इंडिया में वर्मीकल्चर किया जाता है, जो भी इसी प्रकार से तैयार होती है। ठीक है, ये अपना वर्मीकल्चर कंप्लीट है। वर्मीकल्चर यहाँ यहीं तक है। इसके बाद अपना दूसरा कल्चर आता है, वो होता है सेरिकल्चर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।